1940 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अरेस्ट कर लिया गया डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत। लेकिन जेल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हंगर स्ट्राइक रखा, उसके चलते उनका हेल्थ बहुत ही खराब होने लगा। और अंग्रेज के एक लीडर ने उस समय कहा था कि मरे हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारी वो हाल कर देंगे जितने जिंदा नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं कर सकते। इतने लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानने लगे थे, लोगों के बीच में इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि अगर उन्हें कुछ जेल में होता तो बहुत बड़ी क्रांति आ सकती थी। तो उनको क्या करना पड़ा, ब्रिटिशर्स को 1941 में उन्हें होम अरेस्ट किया। मतलब जैसे कि आप समझ, होम अरेस्ट मतलब ये हुआ कि जब सुभाष चंद्र राजपूत का जब केस चल रहा था तो जो आईपीएस जो गए थे मुंबई में, विनय तिवारी उनका नाम था शायद, तो उन्हें भी वहाँ पर मुंबई में होम अरेस्ट कर लिया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। उसी तरीके से इनको भी हाउस अरेस्ट वहाँ पर कर लिया गया था। अगर आपको याद हो तो आप रिलेट कर पाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर हाउस अरेस्ट हो गए तो वहीं पर रह जाएंगे भाई, नहीं, एकदम नहीं। उन्होंने, कहा जाता है कि सन्यासी का वेश धारण किया, और कई लोग कहते थे कि किसी मुसलमान को उन्होंने वेश धारण किया था। बेसिकली उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ाई थी ताकि वो पहचान में ना आए, और अपने भांजे के साथ वो कार में बैठकर रातों रात निकल गए थे और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि वो कहाँ चले गए। वहां से वो गए पेशावर। पेशावर से वो गए कहाँ पे, वो पेशावर से अफगानिस्तान के थ्रू रशिया में गए, रशिया से वो गए बर्लिन, और वहां से एक नई कहानी की शुरुआत हुई देश में बाहर रहकर भारत जीतने की। 1941 के बाद वो चले गए पेशावर, ठीक है। तो पंजाब साइड में उनके एक जान पहचान के एक आदमी थे जिनका बहुत ही ज़्यादा लिंक था एक दूसरे से, मतलब बहुत ही बड़े बड़े लोगों से उनका लिंक था, जो कि किसी को भी कहीं भी ले जा सकते थे, ठीक है। तो उनके साथ, मतलब भाई अकेले तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जा नहीं सकते ना, वो बहुत बड़ा दूरी उनको तय करना है, और ये नहीं कि कहीं से फ्लाइट से उड़ गए, एकदम ऐसा कुछ नहीं है, रोड से रोड उनके जाना था। तो उन्होंने उनको पकड़ा और उनके साथ वो चल दिए, और उन्होंने पठान का ड्रेस पहना क्योंकि उन्हें अफगानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करना था। अब भाई भारत के बॉर्डर पर तो ज़रूरी ये होगा ब्रिटिशर्स वहाँ पे होंगे, तो अब अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास क्या था ना कि लोग वहाँ पर, उनकी अलग एक लैंग्वेज थी। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वो लैंग्वेज आती नहीं थी, लेकिन जिनके साथ वो मिलकर जा रहे थे उनको वो लैंग्वेज बहुत ही अच्छे से आती थी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वहाँ पर गूंगे होने की एक्टिंग की थी, ठीक है। तो जब बॉर्डर पे गए तो ऐसा नहीं कि बहुत ही आसानी से चले गए, उनका जो जीप था उसे उन्होंने खींचा, देखा कि ये गूंगे हैं कि नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कैसे भी करके नहीं बोला, क्योंकि जीप खींच रहे कैसे भी आ करके कुछ भी आवाज़ निकले, लेकिन उन्होंने कोई आवाज़ नहीं निकाली। और अंततः बहुत ही मेहनत के बाद उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया। और एक, कई बार मूवीज़ में दिखाया जाता है कि उन्होंने एक सिक्का मांगा था अपने, जो उनके साथ ले जा रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, उनके एक सिक्का मांगा, और सिक्के के ऊपर वो अंग्रेज का जो एक राजा था उसका एक तस्वीर बना हुआ था उसके ऊपर, तो उसे उन्हें ज़मीन पे फेंका और लातों से खूब जूते मारे। तो खूब उस पर मज़े हो गए, वो लोग खुश हो गए। तो वहाँ से वो ट्रैवल करते करते वहाँ से वो काबुल पहुँचे, ठीक है। वहाँ से कहाँ पहुँचे, वो काबुल पहुँचे। काबुल में स्टे बहुत ही कम दिनों का था। अब आप सोच रहे हैं वहाँ पर कोई ना जान पहचान का कोई नहीं है, लिंक्स के द्वारा पहुँच रहे इधर से उधर। अब काबुल में क्या हुआ कि एक पुलिस ऑफिसर को उनके ऊपर शक हो गया था, ठीक है। ये सब सिलेबस में आपके नहीं है, लेकिन ये कहानी के तरीके से समझिए। इतने बड़े महान आदमी की बात कर रहे हैं और आपकी किताब में 3-4 पेज में आप क्या ही समझेंगे उनके बारे में, थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया होना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं। तो काबुल में उनको स्टे बहुत ही कम दिनों के लिए करना पड़ा था, लेकिन उनको एक पुलिस ऑफिसर ने उनके ऊपर एक शक कर लिया। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया होगा कि उनके पिताजी ने उन्हें एक घड़ी दी थी सोने की, तो उस घड़ी को उसने छीन लिया। तो कैसे भी करके, अब वो बोल सकते तो नहीं थे क्योंकि उन्होंने गूंगे बनने की एक्टिंग उसमें किया था, तो चाहते तो जरूर ले लेते, लेकिन उनसे उनका जो पूरा प्लानिंग था वो ठप हो जाता, उसी लिए उन्हें अपनी सोने की घड़ी उन्हें देने पड़ी। काबुल में अब किसी के घर मिल ही नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वहाँ पर एक इंडियन थे जिन्होंने इन दोनों को अपने पास रखा, और वहाँ पे 50 दिन उन्हें रुकना पड़ा क्योंकि उन्हें अब जाने के लिए मिल ही नहीं रहा था कि अब कैसे जाया जाए आगे की तरफ। फिर जर्मनी और इटली की एम्बेसी में उन्होंने बात की, ठीक है। किसकी भाई, जर्मनी और इटाली की एम्बेसी में उन्होंने बात की, और वहाँ पर उन्होंने समझाया ये सब बात है, मैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ हूँ और आप भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ हैं। तो इन्होंने भी सोचा कि भाई दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त ही होता है, चलिए इनकी मदद कर ही दी जाए। बहुत ही तगड़े डिप्लोमेटिक आदमी थे, तो कैसे भी उनको उन्होंने समझाया बहलाया, जो भी हुआ। वहाँ से उन्होंने उनके एक वीज़ा तैयार किया और वहाँ से वो चले गए कहाँ पे, मॉस्को चले गए। मॉस्को रशिया में है।
वहाँ पे रशिया में जाकर वहाँ पे भी उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए। इतने खतरनाक आदमी जहाँ पर जा रहे हैं सब उनसे प्रभावित हो जा रहे हैं, सब उन पे मोहित हो जा रहे हैं। रशिया के बाद वहाँ से वो चले गए कहाँ पे, बर्लिन, ठीक है, जो है जर्मनी में। रशिया से वो गए जर्मनी में बर्लिन, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक आदमी, उसका लीडर था जर्मनी का, जो है हिटलर। अब हिटलर तो ऐसा वैसा कोई आदमी है नहीं कि जो भी जाए उनसे मिल ले। अब हिटलर से मिलना बहुत ही बड़ी बात थी। और ये सारा जो कहानी है वो चल रहा है 1941 से 1942 के बीच में, ठीक है। वर्ल्ड वॉर एकदम चल रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और वहाँ पर जर्मनी जीतता जा रहा है और हिटलर किसी से कभी मिल नहीं सकता है। वहाँ पर भी जो प्रिजनर्स ऑफ वार होते हैं, पहले मैं आपको समझा दूँ कि प्रिजनर्स ऑफ वार होते क्या हैं। जब जंग होता है तो जैसे कि मान लीजिए जर्मनी में ब्रिटिशर्स के ऊपर हमला किया, तो ब्रिटिशर्स में बेसिकली जो आर्मी होगी वो इंडियंस की सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स कहाँ भाई, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उस समय भी हमारी थी, आज भी हमारी ही है, ठीक है। तो हिटलर ने जो प्रिजनर्स ऑफ वार बना रखे थे, मतलब जो कैदी थे, जो जंग के कैदी कहा जाता है, तो जो जर्मनी में उन्होंने रखे हुए थे प्रिजनर्स ऑफ वार, उससे भी जो हमारे जो नेताजी हैं उन्होंने उनको भी समझाया और उनको भी मोटिवेट कर दिया कि आप बाहर में भी रहकर, देश के बाहर भी रहकर देश को आज़ाद करवा सकते हैं, और वहाँ पर भी वो अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने लग गए। फिर कैसे तरीके से उन्हें हिटलर से मुलाकात हुई, और एक चीज़ हिटलर ने कहा था जो कि सत्य था और उन्होंने भी स्वीकार किया, थोड़ी सी बेइज्जती टाइप हो गई, कि उन्होंने कहा था कि आप मुझसे मदद मांगने आ रहे हैं, इंडिया उतना दूर है और आप मुझसे मदद मांगने आ रहे हैं। आज मैं गारंटी करता हूं अगर इंडिया जैसी पॉपुलेशन हमारी देश की होती तो मैं पूरे वर्ल्ड पर राज रूल कर रहा होता। तो ये बात सत्य थी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी, क्योंकि अपने ही अंदर के लोगों में कुछ ना कुछ, अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो फिर भी हिटलर से उन्होंने ये सब बात की कि अब किसी तरीके से हमें क्या करना होगा, आपका भी दुश्मन वही है, हमारा भी दुश्मन वही है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, मदद करिए। लेकिन जब दूसरी बार उन्होंने मुलाकात किया हिटलर से, तो हिटलर प्लान बनाने लगा रशिया के ऊपर अटैक करने का। रशिया से दोस्ती किसकी थी, मैंने आपको बताया, जर्मनी से वो जर्मनी और इटाली के एम्बेसी से मिलकर वो रशिया गए थे मॉस्को में। मॉस्को से भी उन्होंने रशिया से भी उन्होंने एक डिप्लोमेटिक रिलेशन बना रखे थे। अब जब हिटलर ने प्लान बना लिया रशिया के ऊपर हमला करने का, और जर्मनी ने रशिया के ऊपर जब हमला कर भी दिया, तब अब इन्हें संदेह हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कि पूरा हम निर्भर हिटलर के ऊपर नहीं हो सकते हैं। और हिटलर ने फिर कहा कि देखिए हम यहाँ पर हैं और इंडिया कहीं यहाँ पर है, वहाँ पर जाने में बहुत हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि बीच में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो हमारे विरुद्ध हैं। आप एक काम करिए कि हमारा एक मित्र देश है जापान, आप वहाँ पे चाहिए और मैं उन्हें कह दूंगा और वो आपकी अवश्य ही मदद करेंगे। अब नेताजी ने कहा कि ठीक है भाई, आप क्या कहते हैं, फ़्लाइट आप अरेंज करवा दिए, हम चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, फ़्लाइट तो अरेंज नहीं करवा सकते, क्योंकि ओपोनेंट्स यहीं पर हमारे बैठे हुए दुश्मन यहीं पर हैं, वो आपका प्लेन क्रैश करवा सकते हैं। उसीलिए आपने अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा हो तो एक यू बोट्स होते थे जर्मनी के, एक यू बोट्स होते थे, याद आ रहा होगा आपको, तो सबमरीन्स हैं वो, तो आप उसके थ्रू जाइए, ठीक है। और सबमरीन में ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, ठीक है, उसके लिए पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग लेना पड़ता है, 1 साल या 6 महीने का ट्रेनिंग होता है। उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने डायरेक्टली गए कि अब जाना है, अपनी जान की कोई परवाह नहीं, देश सबसे इंपॉर्टेंट था उनके लिए। यू बोट्स के द्वारा वो कहाँ पे पहुँच गए, जापान में पहुँच गए। अब यहाँ से हमारा क्या हुआ, कहानी शुरू हो रहा है, ठीक है। अब यू बोट्स के द्वारा जब वो जापान में पहुँचे तो जापान के पीएम से उनकी बढ़िया दोस्ती हुई। अब जब आपको जो राश बिहारी बोस हैं, मोतीलाल नेहरू नहीं, जो राश बिहारी बोस हैं, जो कैप्टन मोहन सिंह हैं, ये सब आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा था याद होने में कि कौन है ये लोग, मतलब कौन, किसने फॉर्म क्या है, आईएनए क्या सब है, वो एकदम क्लियर कट में आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं राश बिहारी बोस की, ठीक है। राश बिहारी बोस की हम बात करते हैं, घोष नहीं है ये, बोस हैं, ठीक है। तो राश बिहारी बोस जो हैं ये बेसिकली क्रांतिकारी थे, ये भारत के ही थे। इन्होंने इंग्लैंड के जो राजा थे वो जब आए हुए थे भारत के अंदर, जब वो हाथी पे बैठे थे, उन्होंने एक बम लेके उनके कंधे पे ही मारा था। एम तो था कि डायरेक्ट वहीं से उड़ा दिया जाए, लेकिन कंधे पे लगा, इनका पूरा ये चिथड़ी उड़ गया यहाँ का। तो फिर जो अंग्रेजों ने इनको क्या किया, पकड़ने के लिए पूरा वारंट निकल गया, अरेस्ट वारंट। लेकिन फिर भी क्रांतिकारी आदमी इतनी आसानी से पकड़ में आएंगे नहीं, तो वो स्केप करके कहाँ चले गए थे, जापान चले गए।
तो रास बिहारी बोस कौन थे जी? क्रांतिकारी आदमी थे जो स्केप करके भाग के जापान में गए हुए थे। अब क्रांतिकारी जो आदमी होते कहीं भी शांति से बैठते नहीं है। वहां पे जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, जो भी इंडियंस थे, सबको उन्होंने एक संगठित किया, सबको उन्होंने अपने मित्रता बनाया और सबको एक ही लक्ष्य दिया कि अब हम भारत में बैठकर, हम भारत के बाहर ही हैं तो क्या सही, हम भारत को आज़ाद करवाएंगे। तो रास बिहारी बोस ने भी अपना एक संगठन बनाया हुआ था। रास बिहारी बोस ने भी अपना एक संगठन बनाया हुआ था। अब बात की जाए कि मोतीलाल नेहरू, मोहन सिंह कौन है, ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह कौन है। अब देखिए, जापान ने, ये बैकग्राउंड डिटेल्स में इसलिए दे रहा हूं, आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आप पूरा रिलेट कर पाए, आपको कोई भी कंफ्यूजन ना आए कि कौन है, किसने फॉर्म किया, क्यों फॉर्म किया, कैसे हुआ, ये सारी चीजें। जापान में अटैक किया सिंगापुर के ऊपर, ठीक है। तो सिंगापुर के ऊपर पहले कब्जा था ब्रिटिशर्स का, लेकिन जापान ने अटैक किया सिंगापुर के ऊपर, उसको कैप्चर किया, और उसमें के एक प्रिजनर्स ऑफ वॉर कौन है? मोहन सिंह है। और उस समय जो सेना थी उसको लीड कौन कर रहे थे भाई? मोहन सिंह कर रहे थे, कैप्टन मोहन सिंह इन्हें कहा जाता है। प्रिजनर्स ऑफ वॉर फिर क्या है? ब्रिटिशर्स की सेना, ब्रिटिश की आर्मी में इंडियन सोल्जर, पहले मैंने बताया, ठीक है। तो मोहन सिंह उस इंडियन आर्मी के कौन थे जी? लीडर थे, ठीक है, कैप्टन थे। और वो एक तरीके से जापान के अंदर प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनकर रह गए थे, सिंगापुर में वो मिले थे, ठीक है। अब जापानियों ने सोचा कि इनका हम करें क्या, इनको हम ब्रिटिशर्स के विरुद्ध ही इस्तेमाल कर देते हैं। इन्होंने सलाह दिया मोहन सिंह को, देखिए आप लग तो रहे हैं कि आप कैप्टन हैं, आपके दिल में शायद अपने देश के लिए आपको एक आप पैट्रियोटिक होंगे अपने देश के लिए, ठीक है। तो उन्होंने उनको कहा, जापानियों ने इनको कहा कि देखिए आप भले ही अब तक क्या थे, ब्रिटिशर्स के अंडर काम कर रहे थे, लेकिन अब आप उनके विरुद्ध जा सकते हैं, अपने देश के लिए खड़े हुए, अपने लोगों के लिए खड़े हो जाइए। मोहन सिंह ने भी सोचा कि देखिए हम तो बेसिकली आर्मी में इसलिए थे क्योंकि रोजी रोटी चलानी थी हमें, लेकिन अब हमारे पास अगर मौका है, उस समय में 40,000 सोल्जर्स, समझ सकते हैं आप, 40,000 सोल्जर्स को उन्होंने संगठित किया उनके पास जो थे, और उन्होंने फॉर्म कर लिया इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज मोहन सिंह ने फॉर्म किया था। क्यों? क्योंकि जापानियों ने सलाह, जापानियों का फायदा क्या है भाई? जापानियों का फायदा यह है क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, कैसे भी करके दुश्मनों को पराजित होने करना है। तो मोहन सिंह एक बढ़िया उनके काम में आ गए। तो मोहन सिंह वाज द फॉर्मर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। अगर आपसे पूछा जाए तो आप डायरेक्टली टिक करिएगा बिना किसी हेजिटेशन के। अब रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाया हुआ था। अब नेताजी ट्रैवल करके आ गए कहां पर? जापान के अंदर आ गए। अब रास बिहारी बोस बहुत ही पुराने आदमी हो चुके थे। क्या हो चुके थे जी? ओल्ड पर्सन। मोहन सिंह, अब समझिएगा क्या हुआ खेला। जब इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी अपनी बना ली और 40,000 उसमें फौजी लोग आ गए, तब जापानियों को डरने लगा कि भाई साहब ये ब्रिटिश क्या कहलाता है, इंडिया में जाके इंडिया को आज़ाद करे ना करे, पहले ये हमें ही पता नहीं कौन सा गुलाम कौन जी बना ले। भाई 40,000 आर्मी आ गई, जोश से पूरे भरे हुए हैं। इंडियंस तो पहले जाने ही जाते थे जी, एक बार चिल्ला देंगे 40,000 लोग एक ही बार में, सब डर के भाग जाएंगे। अब जापानियों ने क्या कर लिया? इनको अरेस्ट कर लिया। अब ये गलत नहीं थे, ये गलत नहीं, क्योंकि इनको अपने ही देश में भाई 40,000 कोई आर्मी बना के रख दिया। अब भाई अब कौन है जापानियों को क्या पता, उसी लिए इनको उन्होंने अरेस्ट कर लिया गया था। तो अब जरूरत थी कि इंडियन नेशनल आर्मी को कोई एक युवा नेता आए और लीड करें, और वहां पर आ चुके थे हमारे नेताजी। जी हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनको बना दिया गया सुप्रीम कमांडर। ये बन गए सुप्रीम कमांडर किसके जी? आईएनए के, ठीक है। अब सुप्रीम कमांडर आईएनए के बने। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? शुरू कर दिया लोगों को समझाना, और चाहते रहे थे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम, अब 40,000 लोगों से तो हम जीत नहीं सकते ना, और 40,000 लोगों में भी राइफल वाइफल हुए, कुछ बढ़िया बंदूक भी नहीं है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स हमें चाहिए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया कि वहाँ के जो भी लोग थे इंडियंस, उनको समझाया कि देखिए आप भी मदद कर सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हरदम से ये कहना है कि चाहे वो किसान हो, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो लेबरर हो, हर कोई अब भारत की आज़ादी में कुछ ना कुछ उसका योगदान हो। तो उस समय जो औरतें हैं, आज के समय में भी आप जाएं तो ज्वेलरीज जो होती हैं वो बहुत ही एक बड़ी कीमत रखती हैं। उस समय में जो औरतें हैं उन्होंने अपने जो गहने हैं सबको बेच दिए मैक्सिमम से मैक्सिमम पैसा लाने के लिए।
और सब कुछ दे दिया कि जिससे जितना भी हो सके सब ने अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से दिया पैसा। और उससे क्या हो रहा था, उससे खाने पीने का बंदोबस्त इन सोल्जर्स के लिए। और जो महिलाएं हैं उन्होंने अपने बेटों को भेज दिया इंडियन नेशनल आर्मी में कि ये भी हमारे जो है इंडियन नेशनल आर्मी में कुछ ना कुछ उनका कंट्रीब्यूशन होगा देश की आज़ादी में। तो अंततः 70,000 फौजियों का संगठन इसमें बन के तैयार हो गया इंडियन नेशनल आर्मी में। इतने सोल्जर्स हमारे पास हो गए। अब इन सोल्जर्स में से वुमेन्स भी थी और मेंस भी थी, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने एक वुमेन रेजिमेंट बनाया था। पूरे वर्ल्ड में पहला वुमेन रेजिमेंट किसने बनाया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और उसका नाम दिया उन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है, क्या नाम दिया? रानी झांसी रेजिमेंट। और उसकी जो लीडर थी वो लक्ष्मी, पहले वो डॉक्टर थे एक्चुअली, लक्ष्मी स्वामीनाथन थी। तो पहले वो डॉक्टर थी, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए आप सोच रही होंगे कि अगर आप डॉक्टर हैं तो जो भी जख्मी होगा उनको आप पानी पिलाएंगी, उनका आप इलाज करेंगी, लेकिन हमें चाहिए कि सबके हाथ में हथियार हो। ये डॉक्टर से बन गई कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन। ठीक है, कैप्टन। तो ये भी नहीं था कि वो कोई भी भेदभाव नहीं करते थे कि आप वुमेन्स हैं तो आप बस फौजी जो जख्मी हैं उनको पानी वानी पिलाएंगे, नहीं, आप भी लड़ेंगी। तो ये सारी कहानी हो गई कैसे इंडियन नेशनल आर्मी हमारा बन के तैयार हुआ। अब आगे की कहानी, अब क्या प्लानिंग था इन लोगों का कि अब कैसे भारत को हमें आज़ाद कराना है बाहर रह के। ठीक है, भारत को अब हमें कैसे आज़ाद करवाना है। तो एक जगह था, आप थोड़ा सा फील करिएगा, उस जगह का मैं नाम को बताता हूँ। कोहिमा उस जगह का नाम था। ठीक है, कोहिमा, हिंदी में नहीं लिखता हूँ मैं भाई। ठीक है, तो कोहिमा उस जगह का नाम था। अब उनका प्लानिंग ये था कि 70,000 में से कुछ टुकड़ी कोहिमा में जाएगी, वहाँ से असम की तरफ, वहाँ से नागालैंड और वहाँ से बंगाल में घुसकर, और बंगाल में तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भाई होम टाउन है, वहाँ पर जाते ही सब उनके पक्ष में आ जाएंगे और बस वहाँ तक मैं पहुँचने की देर है। अब कोहिमा को ही सबसे पहला टारगेट इसलिए बनाया गया कि जापान से सबसे पहले कोहिमा पड़ेगा। अब देखिए, कोहिमा में एक और कारण ये था कि ये पहाड़ी इलाका था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मतलब अनस्ट्रक्चर्ड वे में था। तो उनको लगा ऐसा उनको लगा ऐसा कि ब्रिटिशर्स की सबसे कम आर्मी कहाँ होगी? कोहिमा में। उनको ऐसा लगा। और यहाँ पर भी किस्मत का थोड़ा सा धोखा हुआ था, आगे आपको पता चलेगा। तो सबने प्लानिंग बना लिया कि भाई इतनी कम आर्मी रहेगी, हम जाएंगे एक ही बार में चिल्ला उला के सारा एकदम, जापान हमारे साथ है ही तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक टुकड़ी क्या चल दी कोहिमा की तरफ। जैसे जैसे वो आगे बढ़े पूरे जोश में, और वहाँ पर उन्होंने स्पीच दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लोगों के बीच में ऐसा क्या कहते हैं जोश भर दिया था उस स्पीच ने कि क्या बताए वो, मतलब आज तक अगर वो बोल लिया जाए तो कम से कम 100 दिन तक तो एकदम खून हमारा दौड़ता रहेगा तेजी से जी। ठीक है, और वहीं से उन्होंने अपना स्लोगन बनाया, आज़ाद हिंद फौज। जब बढ़ रहे थे वो लोग आगे, तो कदम कदम बढ़ाया जा खुशी के गीत जाएगा। आप सुनिएगा थोड़ा सा। तो कॉपीराइट इशू के चलते थोड़ा सा इसे वॉल्यूम कम किया गया था। ठीक है, तो ये चलिए अब देखिए क्या हुआ। जब एक टुकड़ी आर्मी की चलने लगी कोहिमा की तरफ, तब पता चला कि जापान जो है वो हारने शुरू हो गया। जापान की हार निकट आ गई, क्योंकि जापान ने भी बदमाशी करनी शुरू कर दी थी। वो आप वर्ल्ड हिस्ट्री में जानेंगे कि क्या बदमाशी उसने की थी। ठीक है, तो काफ़ी अमेरिकन को उन्होंने मारा था। ठीक है, इनोसेंट थे, लोगों को उन्होंने मार दिया बेसिकली। तो ये गलती थी, तो इसीलिए अब फिर से अब अलग वो वर्ल्ड हिस्ट्री में अब नहीं जाना है। तो बेसिकली जापान हारने लगा। अब इसके चलते एक झटका मिलने लगा कि ले भाई जो हमें सपोर्ट कर रहा था वही अब हारेगा, अब क्या होगा हमारा। फिर भी बढ़ रही आर्मी। अब बैक सपोर्ट कुछ आ नहीं है। अब किस्मत इतना खराब कि अर्ली मॉनसून्स शुरू हो गए। क्या हो गए? अर्ली मॉनसून्स, बहुत तेज तूफान, पूरी बारिश, और जंगलों का इलाका है। सोचिए उस टाइम पे। अब आप सोच पा रहे हैं कि पूरी बारिश हो रही है, जंगल में है, ना कुछ सोने के लिए कुछ जगह, ना कुछ खाने के लिए। वहाँ से क्या हुआ? बारिश के चलते फैला मलेरिया। क्या फैला? मलेरिया। इलाज के लिए कोई नहीं। उसके चलते काफ़ी सारे सोल्जर्स जो हैं मर चुके थे। सबको बीमारियाँ होने लगी, बहुत सारे सोल्जर्स को बीमारियाँ होने लगी। जापान का बैक सपोर्ट खत्म हो गया, क्योंकि 1944 में जापान हार भी गया था। 1944 में जापान हार गया, अब कोई बैक सपोर्ट नहीं।
जैसे ही वो कोहिमा के निकट पहुंचने लगे, उन्हें पता चला कि ब्रिटिशर्स ने सबसे ज़्यादा आर्मी वहीं पर खड़ी कर रखी है, क्योंकि उन्हें कैसे ना कैसे भनक लग चुका था। ह्यूज आर्मी थी ब्रिटिश की, क्या थी, बहुत बड़ी आर्मी वहां पर खड़ी थी, और उनके पास ना ही कोई बैक सपोर्ट। और फिर पता चला कि ब्रिटिशर्स की एयर फोर्स भी उन्हें परास्त करने के लिए आ चुकी थी। मतलब एक ही बार में बम गिरने शुरू हो गए, काफ़ी सारे सोल्जर्स मारे गए, ठीक है, काफ़ी सारे। और इंडियन नेशनल आर्मी में ना बहुत सारे यंग सोल्जर्स थे, वुमेन्स थी, बहुत लोग मारे दिए गए और एयर फोर्सेस चलती। और फिर पता चला जो सबसे खतरनाक झटका जिसने इंडियन नेशनल आर्मी की कमर तोड़ी, वो था हिटलर की मौत। क्योंकि सबसे बड़ा जो लीडर जो ब्रिटिशर्स को टक्कर दे सकता था, उनकी कमर तोड़ सकता था, उसने सुसाइड कर लिया साइनाइड खा के। और अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि इतनी टुकड़ियों को अगर हम ले जाएं, हमारे पास अच्छे हथियार भी नहीं है, ना कुछ खाना है, अब जोश पे हम कितना देर लड़ सकेंगे। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया, जितने सोल्जर्स बचे हुए थे उनको कहा कि आप अब वापस चलिए। अब ऐसा नहीं है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सारा होप छोड़ दिया, एकदम ऐसा नहीं है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अगला पड़ाव ये था कि वो जाएंगे फिर से बैक टू जापान, और वहाँ से वो टोक्यो के लिए उड़े थे। फ्लाइट में बेसिकली 2 लोग ही बैठ सकते थे, तो उनके एक बहुत ही करीबी मित्र थे, तो वो भी बैठे थे उनके साथ, तो 2 या 3 लोग शायद बैठ सकते थे। फ्लाइट कहा जाता है कि वहाँ से उड़ी थी, टोक्यो की तरफ उड़ी थी, लेकिन बीच में ही फ्लाइट क्रैश हो गई और कहा जाता है मिस्टीरियस उनकी कहीं से मौत हो गई। लेकिन आज भी ये कभी भी सॉल्व नहीं हो पाया कि उस समय उनकी मौत हुई थी या नहीं थी, क्योंकि एक गुमनामी बाबा आपने सुना होगा, उसके ऊपर मूवीज़ भी काफ़ी सारी बनी हैं। कई लोग सच कहते भी हैं, कई लोग नहीं कहते हैं, तो इसको ऑफिशियल तौर पे तो कहीं नहीं कहा गया है। तो ये कभी मत कहना कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वहाँ पे मौत हुआ था, नहीं था, ये मिस्ट्री में रह गया, कभी भी क्लियर नहीं हो पाया कि क्या हुआ था उनके साथ वहाँ पे। अब जो उन्होंने बेसिकली उससे पहले एक और डिसीजन लिया था कि जब आर्मीज वापस आ रही थी, तो जिनके जिनके पैसे लिए थे ना उन्होंने आर्मी में इस्तेमाल करने के लिए जो जिनके महिलाओं से पैसे मांगे गए थे, जिसके गाँवों से पैसे मिल गए थे, उन्होंने कहा था कि सारे के सारे पैसे आप वापस कर दीजिए, जिनसे भी लिया गया है। जो शहीद हुए हैं उसकी रकम दी जाए, जो आज होता है। इतने बड़े नेता उस समय पे सब कुछ उनका जो प्लान बना होता, जब हारने लगा उस समय भी उनको एक अच्छाई जो देखा जाता है ना, महान, इसीलिए किसी को महान नहीं कहा जाता, लाखों में से कोई महान होता है। तो इंडियन नेशनल आर्मी का मेन योगदान ये रहा कि उसके बाद जो प्रिजनर्स ऑफ वार फिर से बने इंडियन नेशनल आर्मी की, जो भी ब्रिटिशर्स के पकड़ में आए, उन ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि लाल किला में उनके लिए ट्रायल्स रखे और उन्हें देशद्रोही का नाम रख दिया, टैग लगा दिया उनके ऊपर। लेकिन अब भारत में कुछ अलग माहौल था। भारत में उन्होंने कहा, लोगों ने, कि ये देशद्रोही नहीं, ये हमारे हैं, ये बाहर से सोच रहे हैं, हम भारत में रहकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये लोग भारत के बाहर जाकर हमें आज़ाद करने के लिए आ रहे थे, इनका क्या फ़ायदा इसमें। लाल किला के बाहर हर रोज़ हज़ारों लोग, लाखों लोग आते और क्रांति करते कि उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, उन्हें देशद्रोही मत कहिए। और अंततः ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि बोस सिर्फ एक शब्द नहीं, एक इमोशन है। और आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अगर नाम लिया जाता है तो लोगों के अंदर एक, क्या कहते हैं ना, एक रोशनी जग जाती है उनके दिलों में, एक उम्मीद की किरण। और अंग्रेज भी जानते थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या चीज़ थे। अपने इज्जत बचाने के लिए, ऑन रिकॉर्ड ये कहना पड़ेगा आज, कि उन्होंने अपने इज्जत बचाने के लिए कहा था कि हम अहिंसा से आज इस देश को छोड़कर जा रहे हैं। क्योंकि अगर वो कहते कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बाहर से में बम बारूद मार के हमें भगाया, उनकी क्या ही इज्जत रह जाती। ठीक है, तो बाकी अगर आपके क्वेश्चंस रह गए होंगे इंडियन नेशनल आर्मी का मैं ऑब्जेक्टिव क्या लिखूं, तो आप लिख सकते हैं जो भी मैंने पॉइंट्स बताए कि उनको मासेस को ऑर्गेनाइज करना उनका ऑब्जेक्टिव था। मैं आपको एक पॉइंट में बता देता हूं कि आपको क्या लिखना है। एक ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो एक मोटो था यूनिटी, फेथ और सैक्रिफाइस। ठीक है, एक और मोटो था यूनिटी, फेथ और सैक्रिफाइस। ठीक है, ये INA का मेन मोटिव था, मोटो था। और देखिए
बेसिकली आर्म्ड रेवोल्यूशन को अरेंज करना उनका मेन जिम्मा था। आप इसे बुक में इस पॉइंट को देखें, क्योंकि रटाई रटाई चीज़ें बोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो आपको समझाने की चीज़ें थी, इसके बाद एक बार आपका काम रहेगा कि बुक को ओवर से रीड करिए, और आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा ये समझकर कि बुक में कितनी कम डिटेल्स दी हुई हैं इसके बारे में। ठीक है, तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिएगा। JMJ, जय हिंद।